जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो बायोलॉजी है बच्चों, वो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पोषण का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 और वीडियोज बनाए हैं। एक में मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, जो जितने भी विश्लेषण के ऑब्जेक्टिव है और जितने भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव है सबका वीडियो बना के मैंने डाल दिया है। और दूसरे में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। ये मेरा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है जिसमें मैं जितने भी लॉन्ग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले थे और जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें जो सॉल्व करके समझा करके आपको दे देने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पहला क्वेश्चन जो 2011, 2014 और 2021 में पूछा गया बच्चों। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम तो मोटिवेट होते हैं, हम लोगों की इच्छा और अंदर से आती है कि हम लोग और अच्छी तरह से वीडियो बनाएं, क्योंकि बच्चों इससे हम लोगों में मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और अंदर से जब मन से कोई काम होता है ना बच्चों तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे निश्चित तौर पर हमारे अंदर जो एक उत्साह और एनर्जी आती है और हम लोग और भी बेहतर तरीके से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 2011, 14 और 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधे में होती है उसका सचित्र वर्णन करने के लिए बोला गया है। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो हमारा क्लोरोफिल में होता है। ठीक है बच्चों, क्लोरोफिल में होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। उसका स्थान क्या है, उन सब चीजों को पहले हम लोग एक फिगर के द्वारा समझते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट करके समझ लीजिएगा, क्योंकि फिगर पर ही बच्चों ये वीडियो समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ये फिगर होती है, इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों। इस तरह से अगर हम लोग एक क्यूटिकल की परत होती है पौधों में, जो पौधे होते हैं ना बच्चों उन पौधे के ऊपर क्यूटिकल की परत होती है। ठीक है, इस तरह से क्यूटिकल की परत होगी पौधे के ऊपर, तो इस तरह करके बेंड करके बना दीजिएगा। ये थोड़ा लंबा होता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा होगा, इस तरह का बनेगा। देखिए मैं चाहता तो आपको इसका फोटो खींच करके आपको डाल देता, लेकिन उससे क्या होगा बच्चों, आप लोग मैं बना कैसे रहा हूं ये आपको दिखेगा तो शायद आप बेहतर तरीके से बनाइएगा। समझ में आ गया। उसके बाद एक कैप्सूल आकार का इसमें पैलिसेड होता है बच्चों। ये कैप्सूल आकार का क्या होता है, ये कैप्सूल आकार का थोड़ा लंबा लंबा पैलिसेड होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह का पत्ती को, ये पत्ती का रचना होता है, इस तरह का पैलिसेड होता है जो पूरे पत्ती में हमारा फैला रहता है, जो कैप्सूल के आकार का होता है। ठीक है बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक, ये जो होती है बच्चों इसको कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कोशिका होती है, ये एपिडर्मिस होता है। इसके ऊपर क्यूटिकल की परत होती है जो पानी की क्षति को रोकता है। किसकी परत होती है बच्चों, क्यूटिकल की परत। और ये हमारा पैलिसेड होता है। क्या होता है, पैलिसेड। जो इस क्यूटिकल की परत एपिडर्मिस और पैलिसेड के कारण हमारी पत्तियां जो है बच्चों नरम होती है, उसको दबाते हैं तो थोड़ा सा दबता है। ठीक है, तो मुलायम टाइप का होता है, ये दब सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर हम लोगों का स्पंजी पैरेन्काइमा होता है जो स्पंज की तरह बनाता है, कुछ इस तरह का होता है। इसको आप जहां तक गोल इस तरह के बड़ा बड़ा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आपको जैसे मैं दे रहा हूं इसे दीजिए, इस तरह करके आप घुमा घुमा के उसको दे सकते हैं। लेकिन इसके बीच में एक उतक होता है बच्चों जिसमें जाइलम और फ्लोएम उतक रहता है। यहाँ पर इसके अंदर 2 भाग होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ऊपर वाले भाग में जाइलम रहता है जो इस तरह के बॉक्स के रूप में होता है बच्चों,
ये जाइलम का नाम दे सकते हैं इसको आप लोग। और इसके नीचे वाले भाग में बच्चों ये गोल गोल दाने के रूप में रहेगा, ये फ्लोएम रहेगा। ठीक है बच्चों, ये फ्लोएम होता है, इसी में जाइलम और फ्लोएम होता है। इस जाइलम के द्वारा जो होते हैं बच्चों, जो जब जमीन से जल और खनिज लवण है वो ऊपर जाता है, और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में तैयार भोजन नीचे जाता है, जो कि हर पौधे में होता है। और ये स्पंजी पैरेनकाइमा आप यहाँ पर बना दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्पंजी पैरेनकाइमा चारों ओर से बनाते हुए चल जाइए, ये गोल गोल टाइप का इस तरह का बना दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि एकदम पूरा सटा हुआ होना चाहिए, सटा हुआ होगा तो फिर दबेगा कैसे बच्चों। ये स्पंजी होता है, थोड़ा दूर दूर होता है, इस तरह करके छोटा बड़ा जैसा हो बना सकते हैं आप उसको। तो इस तरह हमारा पत्ती में जो है वो रचनाएं पाई जाती है। इसमें कुछ इस तरह का ड्रॉ कर दीजिएगा, एक कटिंग टाइप का बनेगा। ठीक है, आप अपने बुक में भी ये फिगर देख सकते हैं, बुक में भी आपको ये फिगर मिल जाएगा। तो इस तरह हमारा पत्ती होता है, जिसमें आपको ये समझ में आ गया, ये एपिडर्मिस होती है, ऊपर क्यूटिकल की परत होती है, और ये जो अंदर वाला भाग होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है बच्चों। तो मैं फ्रेश करके लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा। फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, और ऐसा ही जो एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मिस की कोशिका होती है, सेम एपिडर्मिस की कोशिका, लेकिन एपिडर्मिस नीचा होता है, पेलिसेड नीचा नहीं होता, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये एपिडर्मिस की कोशिका सेम इस टाइप को हम लोग नीचा भी, पत्ती के नीचे भाग में भी पेलिसेड नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। पत्ती के नीचे भाग में हम लोगों का एपिडर्मिस होगा बच्चों, लेकिन पेलिसेड नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना। ये एपिडर्मिस निचला एपिडर्मिस हो गया, और नीचे मेरा क्यूटिकल भी होता है, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन नीचे मेरा क्या नहीं होता, ये जो हम बोले ना, ये वाला पेलिसेड नीचा नहीं तो कुछ इस तरह का हमारा रचना होता है, पत्तियों का बनावट होता है, जिसको हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ लेना है। जिसमें सबसे ऊपरी भाग में हमारा एपिडर्मिस होता है, जिसके ऊपर क्यूटिकल की परत होती है, और नीचा भी एपिडर्मिस होता है, क्यूटिकल की परत होती है, और उसके नीचा जो ऊपर वाला जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे पेलिसेड होता है। ठीक है बच्चों, और ये बीच में जो गोल वाला भाग है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, इसके अंदर के अंदर, और ये सब स्पंजी पैरेनकाइमा है, जिसके कारण हमारा पत्ती जो है मुलायम होता है, दब सकता है। ढेर सारा पत्ती को दबा करके, एक साथ दबा करके छोटे से बंडल में आप रख सकते हैं, इसी के कारण, क्योंकि इसके कारण पत्ती दबती है। ठीक है बच्चों, और नीचा भी हमारा एपिडर्मिस और क्यूटिकल की परत होती है। पूरा खेला बच्चों इसी में होता है। जो पत्ती में जो होती है ना, एपिडर्मिस जो द्वार कोशिकाएं होती है, जो जल को अवशोषित करके फूल जाती है, और फूलने के बाद वह खुल जाती है, जिसके बाद उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। तो आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। एक चीज बता दें बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मेरी भाषा को समझिएगा, उसको बना के लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, वही मैंने लिखा, देखिए क्वेश्चन 2011, 14 और 21 से पूछा गया है। ठीक है, पहले लिख देते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसमें वो वायु से क्या लेते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल लेकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, जो पौधे में पत्तियों में जमा रहता है बच्चों, जो पौधे में भोजन के लिए भोजन का काम करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़े हम लोगों ने, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन बनाते हैं। इसमें वो क्या करते हैं बच्चों, जमीन से जल, वायु से CO2 ग्रहण करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, C6H12O6। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिए पौधे, ठीक है, जमीन से जल लिए, उसका रिएक्शन हुआ, कार्बोहाइड्रेट बना C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस मुक्त किए तथा जल बना। इसको संतुलित करने का नियम है, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 12 लगा दीजिए, इसमें कुछ नहीं लगाना है, यहाँ 6 याद रखिएगा, सिर्फ जल के साथ 12 लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो ये समीकरण को बैलेंस करने का नियम है उसका एक अलग वीडियो बना के चैप्टर 1 में, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में मैंने ये बैलेंस और समीकरण को संतुलित करने का एक अलग वीडियो बना दिया, उसको देख लीजिएगा। आपको पूरा बैलेंस करने का, जो बैलेंस करने का, संतुलित करने का जो तरीका है, पूरा बेहतर तरीके से समझ में
आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम लोगों ने क्या देखा, पौधे ने क्या बनाया बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बनाया C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। और इसी प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन को बना रहे हैं। होता क्या, देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है बच्चों, यानी प्रकाश संश्लेषण ध्यान दीजिएगा शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। और पत्तियों के पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मैंने जो आपको बताया ना, पैलिसेड बताया और ये जो स्पंजी पैरेन्काइमा बताया था, इसमें ढेर सारे क्या होते हैं बच्चों, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल यानी पर्णहरित होता है। क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित कहाँ होता है बच्चों, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि पत्ती पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करता है। और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक होती है क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियों की पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में बच्चों क्लोरोफिल होता है। और पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण अंग जो है वो पत्ती है, पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। और हरित लवक जो है बच्चों प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अब क्या होता है, पत्तियों में ये बाह्य लिखा गया बच्चों, बाह्य होगा, एक मिनट लिख दो मैं, ये बाह्य लिखाएगा। पत्तियों में जो बाह्य त्वचा होती है बच्चों, उस पर छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों के बाहरी भाग में छिद्र होता है, इसको स्टोमाटा कहते हैं बच्चों, या रंध्र भी कह सकते हैं। और इसमें स्टोमाटा या रंध्र में जो बच्चों विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम लोग द्वार कोशिका कहते हैं। और द्वार कोशिका गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है, द्वार कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो छिद्र होती है, छिद्र किससे घिरी रहती है बच्चों, जो पत्तियों के पैलिसेड में छिद्र होता है वो घिरी रहती है द्वार कोशिका से, गार्ड सेल से घिरी रहती है। और जब द्वार कोशिका जल ग्रहण करती है, जो पत्तियों में जल आता है, जो जमीन से जल ग्रहण करती है, जल जब जैसे ही द्वार कोशिका में पत्तियों तक पहुंचता है, तो जल ग्रहण करने के बाद जो द्वार कोशिका है वो फूल जाती है। और द्वार कोशिका के फूलने से उसमें मौजूद छिद्र जो है बच्चों वो खुल जाता है। और छिद्र जैसे खुलता है बच्चों, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला आता है, ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे ही जल का वाष्पीकरण द्वारा बाहर निकलता है, जैसे ही जल वाष्पीकरण के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो फिर से जो है द्वार कोशिका क्या होती है बच्चों, सिकुड़ जाती है और छिद्र जो है बंद हो जाता है। इस प्रकार शोषण गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों। और इन सभी क्रियाओं में जो हमारा क्लोरोफिल है बच्चों, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए द्वारा बनाते हैं, जिसमें जमीन से जल और वायु से CO2 ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और उसका समीकरण मैंने यहाँ भी बता दिया और आपको समझाते हुए यहाँ ही बता दिया है। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है बच्चों, शुरू से अंत तक कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो स्पंजी पैरेन्काइमा होते हैं बच्चों, मैंने फिगर में आपको बताया है, उस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को ट्रैप करने की शक्ति होती है। तो वो सनलाइट को ट्रैप करता है, अपने अंदर लाता है, और लाने के बाद वो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। क्लोरोफिल का काम बस इतना ही है कि वो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। और ऑक्सीजन जो है बच्चों वह रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है, और हाइड्रोजन जो है वह CO2 के पास चला आता है और मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और हरित लवक को अंगक कहते हैं। होता क्या है, जो स्टोमेटा होते हैं बच्चों, जो छिद्र होता है, छिद्र के चारों ओर जो होती है द्वार कोशिका होती है। क्या होती है बच्चों, द्वार कोशिका होती है, जिसको गार्ड सेल्स भी कहते हैं। यह जमीन से जल को ग्रहण करती है पत्तियों में। पत्तियों में जैसे ही जमीन से जल आता है, तो जल आने के बाद ये द्वार कोशिका फूल जाती है। और फूलने के बाद छिद्र क्या होता है बच्चों, ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद CO2 जो O2 है वह बाहर निकल जाता है और CO2 अंदर आता है। और जैसे ही वाष्पीकरण के द्वारा पूरा जल बाहर निकल जाता है, तो फिर से ये द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है और छिद्र बंद हो जाता है। तो इस प्रकार पौधे में जो O2 और CO2 गैस है वह बाहर निकलता है और अंदर प्रवेश करता है। ठीक है बच्चों, इस तरह ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्लियर हो गया। तो वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी बच्चे दमदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख ही रहे हैं कि 3 साल लगभग 1-1 साल 2-2 साल के अंतर में पूछा गया। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा अमीबा में पोषण को समझाए। ये 21 में और 22 में पूछा है, 14 में और 22 में। तो देखिए अमीबा जो है ना, अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है। अमीबा कुछ इस तरह का जीव होता है, ध्यान दीजिएगा। ये अमीबा होता है बच्चों। तो अमीबा में क्या होता है, इस चीज को ध्यान देना है कि अमीबा अपना आकार ना अपनी जरूरत के अनुसार बदल लेती है। इसका बीच में एक केंद्रक होता है, जो भी अंदर रचना, ये अमीबा हो गया। और अमीबा अपना आकार बीच में चेंज कैसे करती है, मान लीजिए यहाँ भोजन है, सबसे पहले वो भोजन के पास जाती है और भोजन को चारों ओर से कूट पाट के बनने और बिगड़ने के कारण वो भोजन को क्या करती है बच्चों, घेर लेती है। मान लीजिए भोजन यहाँ है, तो वो भोजन के पास जाती है और भोजन को चारों ओर से क्या करती है बच्चे, इस तरह करके घेर लेती है। और घेरने के बाद धीरे धीरे वो अपनी रचना ऐसा बना लेती है कि जो भोजन है बच्चों, वह उसके शरीर के अंदर चला जाता है। वह भोजन जो है बच्चों उसके शरीर के अंदर चला जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये भोजन उसके शरीर के अंदर चला गया। ठीक है बच्चों, ये केंद्रक हो गया और इस तरह करके भोजन उसके शरीर के अंदर चला गया। जैसे भोजन उसके शरीर के अंदर चल जाता है, पहले तो वो भोजन को देखिए चारों ओर से घेर दिया, फिर वो भोजन को पूरी तरह से ढक लिया और ढकने के बाद भोजन उसके शरीर के अंदर चला गया बच्चों। जैसे भोजन उसके शरीर के अंदर चल जाता है तो यहाँ पर निर्माण होता है खाद्य रसधानी का। किसका निर्माण होता है बच्चों, खाद्य रसधानी का। और ये जो खाद्य रसधानी है बच्चों, इस भोजन को क्या करती है, पूरी तरह से पचा देती है। और पचाने के बाद जो पोषक तत्व है इसके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है और अमीबा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही जो, ऐसा तो नहीं कि पूरा भोजन खाया तो पूरा पच गया, अपचा भोजन शरीर में रहता है उसका। तो इस अपचे भोजन के शरीर के बाहर से निकलने के लिए बच्चों उसके शरीर में थोड़ी देर के लिए अपने आप एक अस्थायी छिद्र बन जाता है। ठीक है बच्चों, और छिद्र बनने के बाद यह अपचा भोजन बच्चों उसके शरीर से बाहर निकलता है। और जैसे बाहर निकल गया उसका ये छिद्र क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, यह दो चीज हुआ, एक तो यहाँ आकार चेंज हो रहा है और आकार चेंज करने का काम करता है कूटपात। यानी अमीबा के आकार में परिवर्तन किसके कारण होता है बच्चों, कूटपात के कारण होता है। ठीक है, और दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, भोजन का पाचन। ये भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है बच्चों, खाद्य रसधानी के द्वारा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा कि अमीबा एक प्रोटोजोआ है। देखिए अमीबा जीवाणु विषाणु नहीं है बच्चों, अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो मृदु जल यानी मीठे पानी में रहता है। अमीबा में भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, हमारी तरफ मुंह या वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई विशेष अंग नहीं होता है। इसमें समपोषी पोषण पाया जाता है क्योंकि ये भोजन को खुद ग्रहण करता है, समपोषी पोषण पाया जाता है। अमीबा का जो भोजन है वो भोजन क्या बच्चा, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, डाइटम है, सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है और जीवाणु है। ठीक है, सबसे पहले अमीबा जो है वो भोजन के समीप जाता है बच्चों और कूटपात के द्वारा, ये कूटपात है, इस कूटपात के द्वारा भोजन को क्या करता है बच्चों, कूटपात है उसका। तो कूटपात के द्वारा बच्चों क्या करता है, वो भोजन को चारों ओर से देखिए घेर लेता है। कूटपात के द्वारा भोजन को चारों ओर से क्या करता है बच्चों, घेर लेता है। ठीक है, और उसके बाद भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और इसके बाद अमीबा में खाद्य रसधानी का निर्माण। तो चारों ओर से भोजन को घेर लिया, पहले तो दोनों से घेरना शुरू किया, उसके बाद भोजन को चारों ओर से घेर लिया और घेरने के बाद ऑटोमेटिक उसके अंदर किसका निर्माण था बच्चों, खाद्य रसधानी का। और ये खाद्य रसधानी जो है बच्चों वो पाचक रस का काम करती है, भोजन को पचा देती है। और पचाने के बाद जो भोजन का पोषक तत्व है वह पूरे शरीर में बच्चों विसरण क्रिया द्वारा प्रवेश कर जाता है, पूरे शरीर में विसरण क्रिया द्वारा प्रवेश कर जाता है। और अपचा भोजन का शरीर से, ही लिख दीजिएगा, शरीर से बाहर निकलने के लिए उसमें एक अस्थायी छिद्र बनता है और भोजन बाहर निकलने के बाद यह छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अमीबा में जो पाचन है वह पाचन क्रिया संपन्न होती है बच्चों। ये क्वेश्चन चित्र द्वारा ही पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा
इसलिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। ये जो है इस तरह के आप इसके चारों ओर थोड़ा डेकोरेट कर दीजिएगा तो ये चित्र आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, हालांकि इस चित्र को आप बेहतर तरीके से किताब में भी देखकर समझ से बना सकते हैं। हालांकि अगर आप चित्र में सीख ये दोनों बनाइएगा तो काफी मेहनत से इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये क्लियर आप लोगों को मेरे अंदाज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। तो बच्चों देखिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए और चित्र बना करके हम लोगों को उसे समझाना है। ठीक है, तो याद रखिए मानव आहार नाल का चित्र बना के हमें समझाना है। ये 14 में, 17 में, 18 में, 19 में, देखिए 18 दो बार। ठीक है, इसे पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो मानव आहार नाल में ना कई भाग होते हैं, तो हम लोग पहले फिगर को समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए जो मानव आहार नाल होता है ना बच्चों, ये कुछ ऐसा होता है। ये ग्रास नली भी होती है जिसको ग्रासिका कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा लीवर होता है, यकृत। यकृत के नीचे ये गोल ब्लाडर होता है, इसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय, जिसको पीत की नली कहते हैं। यकृत से यानी लीवर से, देखिए सबसे पहले तो ये हमारा मुंह हो गया। मुंह से ही हमारा मुख्य गुहा से ही हमारा भोजन का क्या हो गया बच्चों, पाचन शुरू हो जाता है। मुख्य गुहा से ही बच्चों हमारे भोजन का पाचन शुरू होता है। ये मुख्य गुहा हो गया यहाँ, इससे हमारा भोजन का पाचन शुरू हो गया, जिसमें भोजन जो है ग्रास नली के द्वारा अंदर आती है। ग्रास नली में बच्चों क्रमांकुंचन होता है। इस तरह के मुंह से सना हुआ भोजन धीरे धीरे करके बच्चों, यानी ग्रास नली फैलती सिकुड़ती है और मुंह से सना हुआ भोजन धीरे धीरे करके नीचे सरकता है और सरकता वही अमाशय में आके भोजन हमारा जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, और अमाशय में हमारा निकलता है अमाशय रस, जिसको हम लोग जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जठर रस। और इस जठर रस में क्या रहता है, HCl रहता है, श्लेष्मा रहता है बच्चों, और पेप्सिन रहता है। पेप्सिन नामक एंजाइम रहता है। HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन नामक एंजाइम रहता है। और ये HCl जो है बच्चों, ये जो मेरा भोजन जो आया हुआ है इससे ग्रास नली से जो अमाशय में आके भोजन जमा हुआ है, ये भोजन में जो सूक्ष्म जीव वगैरह आ जाते हैं उसको HCl नष्ट कर देता है। और ये श्लेष्मा जो है, ये जो अमाशय की दीवार होती है बच्चों, इस दीवार में कितनों तो HCl अम्ल है, एसिड है, तो ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है श्लेष्मा और उसको नुकसान पहुंचाने से रोकता है। और पेप्सिन जो है बच्चों, वो प्रोटीन का पाचन यहाँ करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये अमाशय का जो भोजन है ना, वो अमाशय में जो इतना क्रिया होने के बाद भोजन आती है अग्न्याशय में। अग्न्याशय में भोजन का कोई रोल नहीं है। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है जो हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। अग्न्याशय पीले रंग की एक छोटी थैली होती है बच्चों। उसके बाद भोजन मेन क्रिया होती है इस छोटी आंत होती है, जो पतली वाली लाइन दिखाई है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत कहने का छोटी आंत है बच्चों, ये छोटी आंत मानव शरीर की सबसे लंबी रचना है, जो लगभग, ये जो पूरा देखिएगा रिंग टाइप का बना हुआ है, इसे ऐसे करके घुमा हुआ है, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है बच्चों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, और ये है मेरा बड़ी आंत। बड़ी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग तो नहीं है, लेकिन ये मोटा होता है। ये जो होता है बच्चों मोटा होता है थोड़ा, इसकी जो ये मोटाई होती है, जो मोटाई होती है ये ज्यादा होता है। लेकिन याद रखिएगा चौड़ा में सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय। मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय है। और ये हमारा बड़ी आंत है बच्चों। और बड़ी आंत खुलती है, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कोलन, 2 भाग होते हैं मेन। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, कोलन और मलाशय। जो अपचा भोजन है, यह अपचा भोजन बड़ी आंत के द्वारा ही मलाशय में जाके कोलन से होते हुए मलाशय में जमा रहता है और मल के रूप में हमारी गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया। और ये जो हमारा ये जो यकृत है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं बच्चों, यकृत को अंग्रेजी में कहते हैं लीवर, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि लीवर से निकलती है बच्चों पीत। लीवर से क्या निकलता है, पीत। और पीत जो है ये लीवर से निकलती है, और निकलने के बाद ये जो थैली है, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, अंग्रेजी में इसको गोल ब्लाडर भी कहा जाता है बच्चों, गोल ब्लाडर। इस गोल ब्लाडर में पीत जाके जमा हो जाता है। और पीत का काम क्या है, ये जो पीत है भोजन की अम्लता को नष्ट कर देता है, क्योंकि पीत होता है क्षारीय। पीत क्या होता है बच्चों, क्षारीय होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मुंह का पाचन तो बच्चों मुंह से ही शुरू हो गया, और मुंह में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद वो ग्रास नली के द्वारा क्रमांकुंचन के द्वारा धीरे धीरे सरकता है, भोजन अमाशय में जाता है।
अमाशय में जो अमाशय रस होती है जिसको जठर रस भी कहते हैं, और मानव शरीर से लगभग 3 लीटर जठर रस डेली निकलता है। इस जठर रस में मौजूद रहता है HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन। HCl भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। श्लेष्मा अमाशय की भीतरी दीवार की रक्षा करता है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, और भोजन का पाचन होने के बाद ध्यान दीजिएगा, शाकाहारी जंतुओं का जो छोटी आंत होता है वो मांसाहारी जंतु है या हम लोगों से ज्यादा लंबा होता है। क्यों ज्यादा लंबा होता है? क्योंकि वह करते हैं सेलुलोज का सेवन। सेलुलोज सबसे जटिल पदार्थ होता है बच्चों, जिसका पाचन आसान नहीं होता है। और शाकाहारी जंतुओं का जो आहार, ये छोटी आंत है बच्चों, वो लंबी होती है ताकि सेलुलोज जो है ज्यादा समय तक छोटी आंत में रहे, उसका पाचन हो सके। छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जो 2 भाग होते हैं, कोलन और मलाशय। तो जो अपचा भोजन बच्चों वो मलाशय में जमा हो जाता है और शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। एक लीवर होता है जिसको यकृत कहते हैं। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। ठीक है बच्चों। लीवर का वजन लगभग कितना होता है बच्चों? 1.5 kg होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, लगभग 1.5 kg होता है, जिससे पित्त निकलता है। वह पित्त कहाँ होता है बच्चों? वह पित्त जमा हो जाता है हमारे पित्ताशय में, और पित्त के भी कुछ काम होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आगे डिफिनेशन किस तरह लिखे वो बता रहे हैं। फिगर तो आप लोग को समझ में आएगी अगर बच्चों, तो समझते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें मानव के आहार नाल का, तो मानव के आहार नाल जो पाचन है मनुष्य का मुंह से शुरू हो जाता है। अभी बताया आप लोगों को। तो हमारे आहार नाल में मेन भाग कौन होते हैं बच्चों? मुंह होता है। ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, ये सब मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो ये हमारा मुख्य गुहा है बच्चों, ये जो मुख्य गुहा है, यह हमारे आहार नाल का पहला भाग है, और यहीं पर भोजन का अंतःग्रहण होता है। यानी भोजन को मुंह में डाल के ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है बच्चों। और अंतःग्रहण की क्रिया हमारे मुख में ही शुरू हो जाती है। हमारे मुख में रहते हैं दांत और जीवा, और इसी दोनों दांत और जीवा के द्वारा हम लोग भोजन को चबाते हैं और सानते हैं। जीवा में स्वाद कलियां होती है बच्चों, जिससे हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। इसके अलावा हमारे मुंह में लार ग्रंथि भी होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है बच्चे, जिससे लार निकलता है, और ये लार जो है भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू कर देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि भोजन का पाचन मुंह में ही आरंभ हो जाता है। इससे इसमें हम भोजन का क्या करते हैं बच्चों? अंतःग्रहण करते हैं। हमारी इस रचना मुंह में दांत और जीवा होता है, जो भोजन को सानती है या भोजन को लई जैसा बनाती है। और हमारे भोजन जो भोजन है वो जो अगला भाग है ग्रासनली, उस ग्रासनली के द्वारा भोजन धीरे धीरे करके नीचे से लगता है। जीवा में बच्चों स्वाद कलियां होती है। अगर ध्यान से देखिएगा, जीवा में छोटे छोटे दाने जैसी रचना बनी रहती है बच्चों। इन रचना को कहते हैं स्वाद कलियां, जिसके द्वारा हमें भोजन का स्वाद पता चलता है। तो मुख्य गुहा में इतना ही होता है, लेकिन एक चीज को ध्यान दीजिएगा, मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद भोजन जाती है ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन कर्मांकुंचन होता है बच्चों। कर्मांकुंचन होता है, यानी भोजन जो ग्रास नली है वह फैलती है और सिकुड़ती है। ऐसे फैलती है और सिकुड़ती है, जिसके द्वारा जो भोजन है, जो लार में सना हुआ भोजन है, जिसको काइम कहते हैं, वह धीरे धीरे करके क्या होता है? नीचा सरकता है, और सरक के अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बच्चों? अमाशय में पहुंचता है, जो ग्रास नली के साथ जुड़ा रहता है, उस अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जब बच्चों, जिसमें पाचक रस निकलता है, जिसको हम लोग जठर रस भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छूट गया बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है जिसको श्लेष्मा कहते हैं, और पेप्सिन होता है। ठीक है, अभी आपको बताया मैंने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, और इसके साथ साथ वो वसा के पाचन में भी मदद करता है। भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उसको नष्ट करता ही है, इसके अलावा वो वसा के पाचन में भी मदद करता है। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव से अमाशय की दीवार को बचाता है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन में मदद करता है। जो मैंने आपको बताया वही मैंने यहाँ लिखा है। छोटी आंत जो होती है बच्चों, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मैंने बता दिया कि लगभग 6 मीटर लंबी होती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत मांसाहारी जंतु से लंबी होती है, क्योंकि वो सेलुलोज का उपयोग करते हैं, और सेलुलोज के पाचन में समय लगता है, इसीलिए छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। याद रखिएगा, भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। उसके बाद भोजन का पाचन नहीं होता, अंतिम रूप से भोजन छोटी आंत में हमारी पच जाती है। छोटी आंत में रसांकुर मौजूद होता है, जिसे दीर्घ रोम भी कहते हैं, और इसे विलाई भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, इसी के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है,
और उसके बाद रसांकुर में जो रक्त वाहिनी बनी रहती है, इस रक्त वाहिनी के द्वारा भोजन जो अवशोषित भोजन है वो हमारी कोशिकाओं में जाकर जमा हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यकृत के बारे में बच्चों। यकृत जिसको लीवर कहते हैं, यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। याद रखिएगा, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग लीवर है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। मैंने आपको बताया कि लगभग 1.5 kg का होता है। इससे पीत रस निकलता है, और ये पीत रस जो आहार नाल के नीचे पित्ताशय होता है, एक थैली होती है जिसको गोल ब्लाडर कहते हैं, उसमें यह पीत रस जमा होता है। और ये पीत रस का काम है भोजन की अम्लीयता को समाप्त करना और वसा का विखंडन करना। वस लिखा गया बच्चों, वसा का विखंडन करना। ये तो पूछ सकता है कभी कभी कि पीत रस कहाँ से निकलता है, तो यकृत यानी लीवर से निकलता है। जमा कहाँ रहता है बच्चों, तो जमा रहता है गोल ब्लाडर यानी पित्ताशय में। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है वसा का पाचन करना, उसके बाद भोजन की अम्लीयता को नष्ट करना। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला एक अंग होता है अग्नाशय। अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे होता है, मैंने बताया था अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय था, जिससे अग्नाशय रस निकलता है। यह भी भोजन के अणुओं के पाचन में मदद करता है। बड़ी आंत जो है ना, वो छोटी आंत की तुलना में, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलता है। ठीक है बच्चों। और बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, कोलन और मलाशय। अपचा भोजन जो है वो मलाशय में ही जाके जमा होता है। कोलन सॉरी, यहाँ मिस लिखा गया है, मलाशय होगा, मलाशय में जाके जमा हो जाता है। कोलन के द्वारा कहना जमा होता है मलाशय में, और हमारी गुदा के द्वारा मल से, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार में अंदाज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सभी जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो याद रखिएगा निम्न कारणों से सभी जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता होती है। 14 में पूछा है, पोषण द्वारा ही जीवधारी को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी। पोषण द्वारा सभी जीवधारियों जो है अपने टूटे फूटे अंगों के, टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, क्योंकि मरम्मत करने के लिए चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन हम लोग को पोषण के द्वारा ही मिलता है। पोषण के द्वारा जीवधारियों में वृद्धि और विकास होती है बच्चों, और पोषण ही सभी जीवधारियों को बीमारियों से बचाती है। मान लीजिए अगर हम लोग विटामिन नहीं खाएंगे, आयोडीन नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, तो हमें कई तरह की बीमारियां होंगी, और ये बीमारी से बचने के लिए हम लोगों के लिए पोषण जरूरी है बच्चों। और पोषण द्वारा जो जीवधारी है उनमें उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो इन सब कार्यों से हमको पता चलता है कि पोषण जो है जीवधारियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है बच्चों, और ये 2014 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला गया है कि प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। देखिए, इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूँ क्या करते हैं इसको। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह लिखना है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हम लोग इसको बनाने कैसे सिद्ध करेंगे। इसे बनाने के लिए हम लोग एक बीकर लेते हैं बच्चों, ऐसा एक बीकर लिए। ठीक है, बीकर एक कांच की बड़ी बर्तन होती है। ठीक है, और एक जलीय पौधा ले लिए। ठीक है, जलीय पौधा मान लीजिए पुदीना का पौधा ले लिए, कोई भी जलीय पौधा ले लिए, उसकी एक टहनी को लेके यूं रख दिए, और उसको ढक दिए हम लोग बच्चों कीप से। कीप समझते हैं ना, एक कीप टाइप की रचना होती है, उस कीप से मैंने इसको ढक दिया। ठीक है, और इसमें भर दिया पानी। पानी इतना भरा बच्चों, इतना पानी भरा कि कीप जो है डूब जाए, इतना पानी भर दिया। ठीक है, भरने के बाद एक अलग से परखनली लिया बच्चों हम लोगों ने। परखनली कांच की एक नली होती है, ये परखनली ले लिया। ठीक है, और इस परखनली में पूरा जल भर दिया। ठीक है, पूरा जल भर के इसके मुंह को अंगूठे से बंद करके इस परखनली को हमने, इसी परखनली को इसके ऊपर इस तरह करके उलट दिया। उलट दिया बच्चों, परखनली को इसके ऊपर उलट दिया, तो इसके अंदर जो जल था वो जल का लेयर थोड़ा ऊपर तक आ गया बच्चों, आ गया। अब इसको ले जाकर के धूप में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया। 3-4 घंटे के दरमियान हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, इससे बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या निकलने शुरू हो जाता है, बुलबुले। अब वो बुलबुले ऊपर वाले भाग में जमा होने लगते हैं। ठीक है, जब ये बुलबुले ऊपर वाले भाग में जमा हो गए, तो इस बुलबुलों को हम लोगों ने गैस घट में लेके आया। किसमें लेके आया बच्चों, गैस घट में। गैस घट एक बर्तन होता है जिसमें गैस को जमा किया जाता है। गैस घट में लेके चले आए, और लाने के बाद इसकी जांच करते हैं कि ये कौन सा गैस है। तो इसके लिए एक जलती हुई संठी को लेके हम लोग
एक जलती हुई संठी को लेके हम लोग इस गैस के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि संठी और तेजी से जलने लगती है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो गैस है वह गैस है ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वह आग की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये जो मैंने बताया आपको, मैंने उसे अपनी भाषा में लिखा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे, आपको लिखना कैसे है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। देखिए लिखना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर एक जलीय पौधा जैसे पुदीना का पौधा रख दिया और कीप से उसको ढक देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसमें इतना जल देते हैं कि वो पूरी तरह से जल से ढक जाए, जल से ढक जाए। जल ये बच्चों, अब एक प्रणाली में जल लेकर उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके कीप होगा, कीप के ऊपर उलट देते हैं और इस रचना को 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कीप के अंदर गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं जो प्रणाली के ऊपरी भाग में आकर जमा हो जाते हैं, जिससे हम लोग गैस घट में क्या करते हैं बच्चों, एकत्र कर लेते हैं। उसकी जांच करने के लिए उस गैस के पास हम जलती हुई संठी लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि संठी और तेजी से जलने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि वो गैस क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण गैस के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो मैंने आपको फिगर के द्वारा ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है बच्चों, मेरे अंदाज से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो मैंने बताया फिगर में वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर एक जलीय पौधा जैसे पुदीना का पौधा रख दिया, उसकी कुछ टहनी को रख दिया, फिर उसके ऊपर क्या कर दिया बच्चों हम लोगों ने, कीप से ढक दिया। फिर इस बीकर में इतना पानी भरा कि कीप जो है पूरा पानी से भर जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक प्रणाली को पूरा जल से भरकर इसके ऊपर क्या किया, उलट दिया। ठीक है, जल से भरा प्रणाली इसके ऊपर उलट दिया। थोड़ी देर बाद देखते हैं इससे गैस के बुलबुले बनते हैं बच्चों, वही बुलबुले ऊपर वाले भाग में आकर जमा हो जाते हैं। फिर इस बुलबुलों को वाले गैस को हम लोग एक गैस घट में निकाल करके जमा करते हैं इस गैस को, और उसके बाद जलती हुई संठी लेकर जाते हैं। हम देखते हैं तेजी से जलने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि एक ऐसा गैस है बच्चों, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये मेरा वीडियो का लास्ट, ये जो वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहा था, मैंने गलती से कर दिया था। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग मोटिवेट हो बच्चों। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बेहतर तरीके से समझाने का। जय हिंद, जय भारत।